हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में मैराथन क्लास में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसका एक्ट नंबर 1 है, यानी कि ये 1872 में बनने वाला पहला अधिनियम था, पहले नंबर का अधिनियम था। ये क्या बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट? ये साक्ष्य के नियमों को बताता है, और ये साक्ष्य के नियम चाहे वो सिविल कार्रवाई हो या फिर आपराधिक कार्रवाई हो, दोनों ही मामलों में साक्ष्य के नियमों को बताता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कुल सेक्शन थी 167 यानी कि 167 धाराएं थी, कुल 3 भाग और कुल चैप्टर थे इसके 11। इसका प्रारूप ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इस एक्ट पर गवर्नर जनरल की सहमति मिल गई थी 15 मार्च 1872 को, यानी कि 15 मार्च 1872 को असेंट मिल गई थी, एक्ट पारित हो गया था। लेकिन इसका इन्फोर्समेंट हुआ 1 सितंबर 1872 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ के। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जब से पारित हुआ है, उसके बाद से भारत के जितने भी लॉ हैं वो सब पूरे भारत में लागू होते हैं, और ये भी एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। अब इसकी जगह पर अब नया अधिनियम आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, BSA 2023। BSA 2023 ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर दिया है पूरी तरह से BSA ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मेजर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 170 धाराएं हैं, विशेष कुछ भी चेंज नहीं किया है इन्होंने, और इस 3 धाराओं को बढ़ाया है। सिर्फ एक चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को डाला है, उसके बारे में प्रोविज़न रखा है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला प्रारूप जो था एविडेंस एक्ट का, वो किसने तैयार किया था? पहले प्रारूप को सर हेनरी समरमैन ने तैयार किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सर हेनरी समरमैन ने पहला प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद फिर प्रारूप तैयार किया सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने, और यही कहलाते हैं फादर ऑफ एविडेंस एक्ट। साक्ष्य अधिनियम के जनक यही कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो साक्ष्य अधिनियम है, एक किस प्रकार का कानून है? ये एक विशेषणात्मक विधि है, मतलब कि ये साक्ष्य विधि है और एक प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन ये प्रोसीजर बताता है सिविल मामलों का भी और क्रिमिनल मामलों का भी, दोनों का ही बताता है, इसलिए एक विशेषणात्मक विधि है, ठीक है। और प्रक्रियात्मक विधि जो है ही है ये साथ में। हम बात करते हैं लेक्स फोरी और लेक्स लोसाई, ये 2 टर्म्स हैं लैटिन की। लेक्स फोरी का मतलब होता है देशीय कानून। तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है अपना 1872 का, ये लेक्स फोरी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। उसके बाद बात करेंगे लेक्स लोसाई की, तो ये तो स्थानीय विधि होती है, स्थानीय विधि नहीं है ये एक्ट, ठीक है। इसको आपको इसका मतलब ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। पहला ऑब्जेक्ट है बेहतर तथा समरूप नियम उपलब्ध कराना। दूसरा, साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में अस्थिरता और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को दूर करना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद करेंगे प्रयोज्यता की, यानी कि एक्सटेंट की। तो समस्त भारत पर लागू होता है और सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग जितनी भी है, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, ठीक है। कहाँ लागू नहीं होता है? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन पर
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू नहीं होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है लागू। फिर मध्यस्थों की कार्रवाई पर भी लागू नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मध्यस्थ जितने भी हैं उनकी कार्रवाई पर ये लागू नहीं होता है। तो इन 3 बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। कई बार इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट है, मतलब कि एक कंप्लीट कोड है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमी है, पूरा नहीं है, और इसे तो अब रिफिल ही कर दिया, इसकी जगह पर BSA आ गया है। लेकिन ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नए कानून से आएंगे या पुराने कानून से क्वेश्चन आएंगे। अरे भाई, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, इसके कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, धाराओं के क्रम को बदला गया है। तो आपके पास में दोनों ही बेरेक्ट होंगे, BSA का भी होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट का भी होगा। अगर धाराओं के क्रम से पूछा जाता है तो आप बेरेक्ट देख के सॉल्व कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो वो के वही रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आ गया आपके जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य अधिनियम, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। इसके बाद में देखते हैं कि धारा 115, 52, 23 केवल सिविल मामलों पर लागू होती है। उसके बाद में धारा 29, 105, 111A, 113B, 114 ये दांडिक मामलों में लागू होती हैं। कुछ बातें मैंने मेंशन कर रखी है। और मुख्य विषय क्या है अधिनियम के? ऐसे तथ्य जिन्हें सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, ऐसे तथ्य जिन्हें सिद्ध किया जा सकेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सिद्ध करने से संबंधित नियम, तथ्यों को सिद्ध करने का ढंग क्या रहेगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होगा, ठीक है, साक्षिक बल का अवधारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा, और रिलेवेंसी क्या होगी, और ग्राह्यता क्या होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन MCQs को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने ये PDF विशेष तौर पर बनाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके एग्ज़ाम में सवाल गलत ना हो, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्ट के बारे में कि इस एक्ट को कैसे बांटा गया है। इस एक्ट को 3 भागों में बांटा है, कुल 3 भागों में इसको बांटा है, ठीक है। 3 भागों को 11 अध्यायों में बांटा है, 11 चैप्टर में बांटा है। पहला भाग बात करता है धारा 1 से लेकर के 55 तक, जो रिलेवेंट फैक्ट पर बात करती है, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट पर बात करेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में भाग 2 बात करता है सेक्शन 56 से लेकर के 100 तक, जो ऑन प्रूफ पर बात करेगी, सबूत के बारे में बात करेगी। फिर तीसरा पार्ट 3 बात करेगा साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण को और प्रभाव को। यहाँ पर होगा जो भी विटनेस होगा या भी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, साक्ष्य होंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा इस वाले भाग में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले वाले भाग में कौन से तथ्य रिलेवेंट फैक्ट हैं, फिर प्रूफ कौन से होंगे, उसके बाद में उनको कैसे पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो इन तीनों बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इन 3 भागों के अलावा एक अनुसूची भी थी जिसको निरस्त कर दिया गया है, अब नहीं है, ठीक है। पहले चैप्टर में धारा 1 से लेकर के 4 तक है। चैप्टर 2 में ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सबसे बड़ा चैप्टर है। धारा 5 से लेकर के 55 तक की धाराएं हैं जो रिलेवेंट फैक्ट बताती है, कौन से तथ्य रिलेवेंट होंगे। बात करेंगे आगे वीडियो में कि कौन सा फैक्ट इन इश्यू होता है, कौन सा रिलेवेंट फैक्ट होता है। आज की वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे इस एक्ट को लेकर के, ठीक है। फिर आता है अध्याय 3, इसमें
तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं, उन तथ्यों को जो कि साबित करने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में प्रावधान कर रखा है। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है मौखिक साक्ष्य के बारे में, ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। फिर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है दस्तावेजी साक्ष्य यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करेगा। उसके बाद में चैप्टर 6। चैप्टर 6 में दे रखा है कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के लिए क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं इस एक्ट में। फिर आता है आपके चैप्टर 7, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। फिर आता है चैप्टर 8 जो कि विबंध यानी कि स्टॉपल के बारे में बात करेगा। और उसके बाद में चैप्टर 9 साक्ष्यों के विषय में बात करेगा, ठीक है, विटनेस के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद में चैप्टर 10 जो कि जितने भी विटनेस होंगे उसकी क्या क्या कैसे एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में ये प्रावधान करता है। और लास्ट चैप्टर 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के बारे में बात करेगा। इसमें सिर्फ एक ही धारा है। तो इस तरह से सबसे बड़ा अध्याय हो गया आपके 2 अध्याय, जिसमें धारा 5 से लेकर के 55 तक की धाराएं हैं। सबसे छोटा अध्याय हो गया 11, इसमें एक ही धारा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डेफिनेशंस को देखते हैं कि फैक्ट क्या होता है। फैक्ट, सबसे पहले फैक्ट क्या होता है। फैक्ट से मतलब होगा ऐसी वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, परसिव्ड बाय योर सेंसेस, यानी कि जो जिन्हें हम इंद्रियों के माध्यम से बोधगम्य यानी कि परसिव्ड कर सकते हैं। जैसे आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से आप सूंघ सकते हो, ठीक है। फिर आपकी जो जीवा होती है उससे आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। और ये आपके इंद्रिया हो गई। और मानसिक दशा को भी क्या माना है, मेंटल हेल्थ को क्या माना है, इसको भी एक फैक्ट माना है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ए बी की हत्या करता है, ये एक फैक्ट है। अब तक ये फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक फैक्ट है, बस ये आप ध्यान में रखो। फिर आप अपन आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, बात करते हैं। फिर सबसे पहले इसको कवर करते हैं, विवादक तथ्य को, यानी कि फैक्ट इन इशू को कवर करते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या होगा। फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि ए ने बी की हत्या की। जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बी की तरफ से अभियोजन पक्ष जो होगा, प्रोसिक्यूशन, वो ये कहेगा कि बी की हत्या ए ने की है। अब ए कहेगा कि मैंने नहीं की है, तो एक पक्षकार कह रहा है कि की है और एक पक्षकार कह रहा है नहीं की है। इसी को कहेंगे फैक्ट इन इश्यू, यानी कि कंट्रोवर्सी वाली बात को कहेंगे फैक्ट इन इश्यू। जो तथ्य विवाद के हैं उन्हें फैक्ट इन इश्यू कहते हैं। ए ने बी की हत्या की, ये तो फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। जब न्यायालय में जाएगा और ए मना कर देगा कि मैंने तो बी की हत्या नहीं की है। जैसे उसने मना किया, एक कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि ए ने ही बी की हत्या की है और ए कह रहा है कि मैंने नहीं की है, यानी कि दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो ये बन जाएगा फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको सुसंगत तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं। ए बी की हत्या करता है बंदूक से गोली मार के, जिससे उसके खून के जो छींटे होते हैं वो उसके कपड़े पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू तो है ए ने बी की हत्या की, ए ने बी का मर्डर किया, ये हो गया फैक्ट इन इशू। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा, ए ने बी को बंदूक से मारा, ए के कपड़ों पर बी के खून के निशान थे, ए को वहाँ से भागते हुए देखा गया। तो ये सारे तथ्य जो हैं ये रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। आपको ये 3 बातें ध्यान में होनी चाहिए, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। अगर ये तीनों बातें आपको अच्छे से पता हैं तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ में, कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को। डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, कोई बात लिखी गई है किसी पदार्थ पर
अक्षरों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें डॉक्यूमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद में आता है साक्ष्य शब्द, एविडेंस शब्द। इसे भी धारा 3 में डिफाइन कर रखा है। साक्ष्य का मतलब होता है, ये जो साक्ष्य शब्द है ये लैटिन भाषा के एविडर शब्द से बना है, एविडर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना, साफ करना। ठीक है, और जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बात करते हैं तो साक्ष्य में आएंगे आपके मौखिक साक्ष्य, दूसरा आपके आएगा एक मौखिक साक्ष्य, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य। तो जब आपको पूछे एग्जाम में कि साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा में क्या आता है, तो आपको बताना है मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे साबित के बारे में, प्रूव्ड के बारे में, कौन से फैक्ट प्रूव्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बी की हत्या करता है और ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने आ जाता है। तो अब कोर्ट को ये तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप में साबित हो गया ये फैक्ट तो, कि ए ने बी की हत्या की है। अब कैसे की है, क्यों की थी, क्या रीज़न था, सेल्फ डिफेंस में की है नहीं की है, ये बात की बातें हैं। लेकिन ये बात तो प्रूव हो गई कि ए ने बी की हत्या की है, तो इसे अब साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूव की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। उसके बाद में ना साबित यानी कि नॉट प्रूव्ड। इसमें क्या आएगा कि जब घटना हुई, जब मर्डर हुआ बी का, ये बात न्यायालय में आती है और ए पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब उस समय ए ये कहता है कि साहब मैं तो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं था, जिस दिन हत्या हुई बी की उस दिन मैं तो फला जगह पर था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं विदेश में था, मैं देश के बाहर था, ये मेरे पास में टिकट है, ये एविडेंस है। तो अगर उसने ये बात बता दी कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं और उसने एविडेंस पेश कर दिया, तो उस बात को फिर वो नॉट प्रूव्ड हो जाएगा, फिर साबित करना ही नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन में चला जाएगा। फिर न्यायालय मान लेगा कि हाँ ए ने मर्डर नहीं किया है, ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपके साबित नहीं हुआ, ये बीच की स्थिति होती है, बीच वाली स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, कि ऐसे तथ्य जो तो ना तो साबित होते हैं ना ही ना साबित होते हैं, या ना तो प्रूव्ड होते हैं ना नॉट प्रूव्ड होते हैं, तो उन्हें कहते हैं ना साबित नहीं हुए तथ्य। फिर उसके बाद में आता है आपका न्यायालय शब्द। न्यायालय में न्यायाधीश आ जाएगा और मजिस्ट्रेट आ जाएगा। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि मध्यस्थ इसमें नहीं आएंगे। अब देखते हैं, रैपिड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, एमसीक्यूज करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, और इस सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्जाम में 8 नंबर का रहेगा। कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था, यानी कि इन्फोर्समेंट डेट आपको बतानी है। तो आपको बताना है 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। ठीक है, नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किसने तैयार किया, प्रारूप किसने तैयार किया। तो इसके फादर कौन है, इनके फादर है सर जेम्स फिट्जस्टेफन। तो ये इनके जनक हैं, इन्होंने ही इन एविडेंस एक्ट का प्रारूप तैयार किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपको ध्यान में रखना है सर हेनरी समरमैन ने तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कितने अध्यायों और धाराओं में विभाजित हैं। तो कितने चैप्टर हैं और कितनी सेक्शन हैं। 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शंस हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके
जानकारी के लिए ज़रूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या कंटेंट है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार के कानून के अंतर्गत आता है? तो ये है प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, मैंने आपको ब्रांचेज ऑफ लॉ पढ़ाया था। 2 प्रकार की ब्रांचेज ऑफ लॉ होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपके सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक विधि वो विधि होती है जो मौलिक विधि द्वारा परिभाषित अधिकारों और दायित्वों को लागू करने की प्रक्रिया का निर्धारण करती है। इसमें आ जाएगा आपके आईपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे आपके सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद में आपके प्रोसीजरल लॉ का एग्जाम्पल होगा सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारे आपके प्रक्रियात्मक कानून हैं। तो साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक कानून है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य है न्यायालय में साक्ष्य को प्रस्तुत करने और स्वीकार करने के लिए नियम प्रदान करना। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन पर लागू होता है? ये सभी न्यायालयों पर लागू होता है, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होता है, सिवाय सेना से संबंधित मामलों को छोड़ के। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऐसे आपको अच्छे से देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने का क्षेत्र क्या है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे भारत में पहले लागू होता था, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ है, उसके बाद से ये पूरे भारत में लागू होता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा भाग प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंसी पर केंद्रित है? तो पार्ट 1 में ही दे रखा है। पार्ट 1 में चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। ठीक है, 5 से लेकर के 55 तक रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपने ही बयान को गलत साबित नहीं कर सकता? तो अपने ही बयान को गलत साबित नहीं करेगा, वो है विबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, जो धारा 115 में डिस्कस है, चैप्टर 8। क्या होता है विबंध का सिद्धांत? एक व्यक्ति, मान लो फॉर एग्जांपल ए के पास में 3 प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुना आप। ए के पास में 3 प्रॉपर्टी है, ए, बी और सी। ए के पास में 3 प्रॉपर्टी एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। अब ए की प्रॉपर्टी एक्स और वाई है, जेड उसके पिता की प्रॉपर्टी है, लेकिन बी को वो तीनों प्रॉपर्टी सेल करता है। तीनों प्रॉपर्टी ये बोल के सेल करता है कि तीनों ही प्रॉपर्टी उसकी है, तीनों ही प्रॉपर्टी उसी की है, और बी गुड फेथ में वो खरीद भी लेता है। बाद में क्या होता है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद जेड प्रॉपर्टी जो उसके पिता की थी उत्तराधिकार में ए के पास में आ जाती है। तो अब ए की नीयत बिगड़ जाती है। अब ए को ये पता है, उसको कानूनी दाव पेच आते हैं। बी को जाके ये कहता है कि जब मैंने आपको ये बात बोली थी कि तीनों प्रॉपर्टी मेरी है, उस समय जेड प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, तो अब मैं जेड प्रॉपर्टी आपको नहीं दूंगा। अब जबकि मेरे पास ये उत्तराधिकार में आ गई है, तो अब मैं इसे आपको नहीं दूंगा। तो अब उसे रोका जाएगा। पहले उसने बोला था कि तीनों मेरी है, अब बोल रहा है तीनों मेरी नहीं है, तो दूसरे कथन से उसको रोक लिया जाएगा। इसे ही कहते हैं विबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा में क्या शामिल है?
एविडेंस की डेफिनेशन में क्या आएगा? तो मैंने अभी आपको बताया धारा 3 पूछ रहा है, तो फिर मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेस गेस्टा यानी कि रेस जस्टे का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? धारा 6 में रेस गेस्टा के बारे में बोला गया है। रेस जस्टे क्या होता है? एक ही घटना के सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं, एक ही घटना के होने वाले भाग। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि ए और बी के बीच में अचानक लड़ाई हो जाती है। ए बी को पीट रहा है, वहाँ पर लोग भी खड़े हैं, तो ए क्या बोल रहा है, बी क्या चिल्ला रहा है, लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसे बोल रहे हैं, लोगों का एक्सप्रेशन क्या है, ए के वहाँ पर लड़ाई होने से पहले क्या माहौल था, बाद में सब्सिक्वेंट क्या माहौल है। तो ये सारी बातें एक ही ट्रांजैक्शन को बनाती हैं, तो ये कहलाएगा आपके रेस गेस्टा है। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है जो पहले चोरी की बाइक खरीदता है, फिर बंदूक खरीदता है, फिर बी के घर जाता है, बी को फिर आवाज़ लगाता है और फिर उसके ऊपर फायरिंग करता है। इतने में उसके ऊपर से घर वाले देखते हैं और वो भी फायरिंग जवाबी हमला करते हैं। वहाँ से भागने की फिराक में होता है ए, बाइक लेके जाने वाला होता है, आगे जाता है, उसकी बाइक गिर जाती है और वहाँ पे लोग आ जाते हैं और बी तो चिल्ला ही रहा होता है बचाओ बचाओ करके। फिर वहाँ के लोग देखते, वहाँ अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि ए ने बंदूक चलाई, वो वहाँ के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन लोगों ने ए को गिरते हुए देखा है, ए को बंदूक के साथ में भागते हुए देखा है। तो यहाँ पर ये सारे एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाएंगे और उन लोगों के द्वारा देखी गई घटना के बारे में वो लोग बयान दे सकते हैं। हालांकि हियरसे एविडेंस परमिसिबल नहीं होता है, एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन इस केस में हो जाएगा। इसका एक इम्पोर्टेंट केस है रेटन वर्सेस क्वीन का केस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेटन वर्सेस क्वीन का केस, इसमें क्या हुआ था? इसमें एक महिला थी जिसका पति उसको मारने वाला था और घबरा करके उसने फ़ोन लगाया फ़ोन ऑपरेटर को और ये बात उसने बताई कि मुझे मेरा पति मारने वाला है, और उसने अपना एड्रेस बता दिया। इतने में फ़ोन कट गया। फिर फ़ोन ऑपरेटर ने पुलिस को ये बात बताई कि एक महिला का फ़ोन आया था, वो ये कह रही थी कि उसका पति उसे मारने वाला है। फिर पुलिस आधे घंटे के बाद में घटना स्थल पर जाती है, देखती है कि वो महिला मृत पाई हुई है, मर गई है, और उसका पति डिफेंस में क्या बात बोलता है कि गलती से गोली चल गई थी, गलती से ही गोली चल गई थी। लेकिन पुलिस ये कहती है कि फिर गलती से चल गई थी तो आपके पत्नी को कैसे पता चला पहले कि बंदूक अपने आप चलने वाली है? उसने फ़ोन ऑपरेटर को ऐसे क्यों बताया कि बंदूक आप उसे मारने वाले हो, बंदूक अपने आप चल जाएगी? किसी व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि उसकी मौत होने वाली है? तो ये सारा एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया। उस महिला द्वारा फ़ोन ऑपरेटर को कॉल करना और फ़ोन ऑपरेटर द्वारा पुलिस को फ़ोन करना, तो ईयर से एविडेंस हो गया, लेकिन फिर भी ये एडमिसिबल होगा रेस जस्टा में। तो ये बहुत अच्छा केस है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साक्ष्य अधिनियम में किसी तथ्य को साबित करने के लिए दी गई गवाही को क्या कहते हैं? जब गवाही दी जाएगी, टेस्टिमनी दी जाएगी, तो उसे कहेंगे मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब एक व्यक्ति किसी तथ्य पर आपत्ति नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका मतलब आपत्ति नहीं कर रहा है तो एडमिट कर रहा है, तो उसे कहेंगे स्वीकृति, एडमिशन कहेंगे। और ये एडमिशन दोनों मामलों में होती है, सिविल में भी होती है और क्रिमिनल में भी होती है। ये बहुत वाइड टर्म है, इसको आपको समझना है कि स्वीकृति जो कि सेक्शन 17 में दे रखी है, इसी एक्ट की धारा 17 में दे रखी है, दोनों ही मामलों में हो सकती है, सिविल में भी हो सकती है, क्रिमिनल में भी हो सकती है। तो ये बहुत वाइड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय में सीधे प्रमाण प्रदान करता है? तो सीधे ही प्रमाण देने वाला साक्ष्य होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस। अब क्या होता है डायरेक्ट एविडेंस? अगर कोई व्यक्ति
घटना स्थल पर घटना को होते हुए अपनी आंखों से देख लेता है तो उसे कहेंगे डायरेक्ट एविडेंस। ए बी की हत्या करता है और सी उसको ए को देख लेता है तो ये हो गया इसका आई विटनेस। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक दस्तावेज की प्रमाणिकता की पुष्टि किस प्रकार की गवाही से होती है। एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन को मैं दिखा देता हूँ, ये छोटा नहीं होगा। खैर, एक दस्तावेज की प्रमाणिकता की पुष्टि किस प्रकार की गवाही से होती है, तो दस्तावेज है तो फिर दस्तावेजी साक्ष्य से ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कौन सी साक्ष्य मान्य है, कौन सी साक्ष्य मान्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मान्य नहीं है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एआईबी में। तो हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बातें कभी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए कोर्ट में आकर के ये कहता है कि मैंने सुना था बी से कि सी की हत्या डी ने की है, तो इस प्रकार के साक्ष्य कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साक्ष्य अधिनियम में सर्वोत्तम साक्ष्य नियम किसके लिए लागू होता है। तो अगर आपके पास में डायरेक्ट एविडेंस है तो आपको डायरेक्ट एविडेंस ही पेश करना है, यही सर्वोत्तम बेस्ट एविडेंस रूल है। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी ये तो है ही है, साथ में मैं आपको बता दूं इसका एक अपवाद भी है कि अगर बेस्ट एविडेंस दस्तावेजी साक्ष्य को भी कहते हैं। अगर आपके पास में दस्तावेजी साक्ष्य हैं और दस्तावेजी साक्ष्य में भी आपके पास में प्राइमरी साक्ष्य हैं, एक होता है सेकेंडरी साक्ष्य। ठीक है। तो प्राइमरी साक्ष्य को आपको पेश करना है, ये बेस्ट एविडेंस रूल कहलाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। द बेस्ट एविडेंस रूल्स इन द एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट, डायरेक्ट एविडेंस है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो डायरेक्ट एविडेंस ही कहलाएगा। किस सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति के लिए दिए गए बयान को उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक व्यक्ति बयान दे रहा है किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, तो ये हो गया एजेंसी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, यहाँ पर लागू हो जाएगा। ए प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है। अगर ये कोई बात इसके बिहाफ पर बोल रहा है तो ये हो जाएगा एजेंसी का सिद्धांत। नेक्स्ट, एक दस्तावेज के वैध प्रमाण के रूप में उसकी मूल प्रति का उपयोग न होने पर क्या उपयोग किया जा सकता है। अगर मूल प्रति यानी कि प्राइमरी एविडेंस नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको सेकेंडरी एविडेंस पेश करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार की साक्ष्य को अदालत में सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है। बेस्ट एविडेंस किसे माना गया है, तो बेस्ट एविडेंस माना गया है प्राइमरी एविडेंस को। हमेशा ही प्राइमरी एविडेंस आपको क्या होता है, ये मूल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, मूल प्रति, मूल दस्तावेज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मूल दस्तावेज। ठीक है, मूल दस्तावेज क्या होता है, जैसे आपकी जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, यह आपका मूल दस्तावेज है। अगर आप इसकी फ़ोटोकॉपी कराते हो तो वो बन जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। तो बेस्ट एविडेंस रूल्स क्या है, आपको प्राइमरी एविडेंस ही पेश करना है। नेक्स्ट, कौन सी स्थिति में कथन साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होता है, तो जब वो कथित साक्ष्य हो यानी कि हियर से एविडेंस हो। हियर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। कब एडमिसिबल है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी कब हियर से एविडेंस को कोर्ट में
एडमिसिबल किया जाएगा। एक तो धारा 6 में रेस गेस्टा में, एक 32 में। 32 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करती है। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में प्रत्येक साक्ष्य पर आधारित जानकारी को प्रमुखता दी जाती है? किन परिस्थितियों में प्रत्येक साक्ष्य पर आधारित जानकारी को प्रमुखता दी जाती है? तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन, अंडर विच सर्कमस्टांसेज इज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस गिवन प्रायोरिटी? तो जब प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा दिया गया हो कोई भी बयान, अगर आई विटनेस दे रहा है, ठीक है, तो आई विटनेस अगर कोई गवाही दे रहा है, ठीक है, तो उसकी गवाही सबसे बेहतर मानी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा डी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे बढ़िया गवाह होता है, सबसे बेस्ट एविडेंस होता है आई विटनेस, जो घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही अभियोजन पक्ष पर रहता है। जो एलिगेशन लगाएगा, जो इल्ज़ाम लगाएगा, उसे ही प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक गवाह के प्रतिप्रेक्षण यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या होते हैं लीडिंग क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जिसमें सवालों के जवाब मिले हुए होते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में नहीं पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षण में कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, किस स्थिति में प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है? तो कब नहीं चाहिए? जब अपराधी अपना अपराध जो है वो कबूल कर ले, यानी कि कन्फेशन दे दे। ये कन्फेशन फिर दो प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक जुडिशियल कन्फेशन, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो पुलिस अधिकारी के सामने दिया जाता है, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, यदि गवाह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुनी हुई बात बताता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हियरसे एविडेंस कहते हैं। तो आज से आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हियरसे एविडेंस तो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बयान का उपयोग सबूत के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन घोषणा, जो धारा 32 में दे रखी है, जो क्या होती है? हत्या या फिर आत्महत्या के मामलों में ही होता है। ये दो प्रकार के मामलों में होता है, हत्या और आत्महत्या के मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मरते वक्त व्यक्ति जो भी बात बोल रहा है उसे एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है, लेकिन वो जो एविडेंस होता है वो एक कमज़ोर एविडेंस होता है, उसको कोरोबरेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके मात्र ये कहने से किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, उसके एविडेंस को कोरोबरेशन किया जाएगा दूसरे एविडेंस के साथ में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये हियरसे एविडेंस का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। सही आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B किससे संबंधित है? ये दहेज मृत्यु से संबंधित है, डाउरी डेथ से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके बारे में पूरा ही प्रोविज़न आपको मैं बता ही देता हूँ।
धारा 113 बी क्या कहती है? जब तक किसी महिला की शादी को, विवाह को 7 वर्ष पूरे नहीं होते हैं और उससे पहले उसके ससुराल में उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, चाहे वो आत्महत्या हो या फिर किसी अन्य तरीके से अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा। प्रिजम्पशन कहाँ करता है? सेक्शन 4 में। तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा कि उसकी जो हत्या हुई है, अप्राकृतिक हत्या, मृत्यु हुई है, हत्या छोड़ो, मृत्यु हुई है, वो मृत्यु या तो क्रूरता की वजह से हुई है, वो क्रूरता चाहे तो उसके पति ने की हो या पति के नातेदारों ने की हो। तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा, बस विवाह के 7 वर्ष पूरे नहीं हुए हों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉरी डेथ। साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है? धारा 8 क्या बताती है? धारा 8 कहती है मोटिव, अपॉर्चुनिटी, प्रिपरेशन और कंडक्ट। धारा 7 क्या कहती है? अपॉर्चुनिटी, कॉज, इसके बारे में धारा 7 बात करती है। लेकिन धारा 8 कहती है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा है तो उसके पीछे उसका क्या मोटिव हो सकता है। इसके लिए एक बहुत फेमस केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में क्या होता है? रिचर्डसन एक व्यक्ति है जो किसी महिला के साथ में रिलेशनशिप में था। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। रिचर्डसन क्या करता है? अपनी इज्जत को बचाने के लिए, काम में अपनी साख को बचाने के लिए उस महिला का मर्डर कर देता है। तो मोटिव क्या हुआ? अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने उस महिला की हत्या की। ठीक है, उसके पहले उसने तैयारी भी की होगी कि उसने फॉर एग्जांपल जहर दे के मारा हूँ, तो जहर खरीदा था बाज़ार जाके, तो उसने ये प्रिपरेशन की। फिर वो उसके घर पे गया। धारा 7 में अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब वो घर पे अकेली थी तब रिचर्डसन उसके घर पे जाता है और उसकी हत्या कारित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो ये अपॉर्चुनिटी को बताता है। मोटिव क्या बताता है? कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, तो ये मोटिव है मारने का। ठीक है, फिर वो वहाँ से भागा, वहाँ से गया तो उसके पैरों के निशान थे, तो वो जा रहा था। तो वो क्या बता रहा है? वो कंडक्ट बता रहा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहा है। तो बहुत अच्छा केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, जब एक गवाह अपने स्वयं के बयान से मुकर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे पक्षद्रोही गवाह, हॉस्टाइल विटनेस। जिस गवाह को बुलाया है प्रोसिक्यूशन ने या शायद डिफेंस बुलाए, जो गवाह आता है जिसे बुलाया जाता है वो अपने पक्ष में गवाही नहीं दे के मुकर जाता है, सामने वाले के पक्ष में गवाही दे देता है या फिर अपने पहले वाले बयानों से उल्टे बयान दे देता है, तो उसे कहेंगे हॉस्टाइल विटनेस। नेक्स्ट, किस प्रकार का साक्ष्य प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय अनुमान और परिस्थिति पर आधारित होता है? तो जब अपने पास में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है तब सहारा लिया जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी लड़ रहे थे, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब वहाँ पर कोई भी आई विटनेस नहीं है, लेकिन ए के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर थोड़ी देर बाद सी और डी दोनों आ जाते हैं, लेकिन ए वहाँ से भाग जाता है। अब सी और डी ने ना तो घटना को होते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने क्या देखा? बी जो है वो मरा हुआ पड़ा है, आसपास सामान बिखरा हुआ है, बी के ए के पैरों के भागने के निशान हैं। तो ये सारे जो एविडेंस हैं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक गवाह द्वारा दी गई किसी वस्तु का निरीक्षण कौन करता है?
तो निरीक्षण कौन करेगा? निरीक्षण तो हमेशा ही न्यायालय करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम में प्रथम दृष्टया यानी कि प्रामा फेसिस का क्या अर्थ होता है? प्रामा फेसिस का मतलब होता है प्रारंभिक प्रमाण, इनिशियल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, उसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं कि जब ए और बी लड़ रहे हैं, ए ने बी का मर्डर कर दिया, वहाँ से वो भाग गया, उसकी आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ सुन करके सी वहाँ पे आता है और उसके पेट में चाकू लगा हुआ होता है, तो सी बाहर निकाल रहा होता है, वैसे ही वहाँ पर डी आता है, डी देख लेता है सी को। अब यहाँ पर प्रथम दृष्टया मामला क्या बन रहा है कि सी ने ही बी की हत्या की है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रामा फेसिस बन रहा है कि सी ने ही डी की हत्या की है, क्योंकि वहाँ पर डी ने उसको देखा है। तो अब डी आई विटनेस बन गया। तो अब ये बात न्यायालय में जाके बोलेगा, तो वो बात की बातें हैं कि सी एक्विट होता है, उसकी जगह पर ए को सज़ा मिलेगी, वो बात की बातें, लेकिन प्रामा फेसिस केस तो बन गया कि सी ने बी की हत्या की है। नेक्स्ट, धारा 122 के अनुसार पति और पत्नी के बीच संवाद यानी कि जो भी बातचीत होती है किसी स्थिति में साक्ष्य के रूप में अनिवार्य होता है। जनरली इसे कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। पति पत्नी के बीच की बात है, वकील और मुवक्किल के बीच की बातें हैं, तो ये बातें कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती हैं, इनका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। लेकिन कब देंगे? अगर इसका भी एक कारण है, अगर पति पत्नी को जा कर के ये कह देता है कि मैंने कोई अपराध किया है और पत्नी फिर कोर्ट में गवाही देने के लिए आती है, तो न्यायालय मना करेगा कि आप गवाही मत दो। और उसके गवाही देने के बाद अगर पति को मान लो 1 महीने की 2 महीने की सज़ा हो जाती है, तो फिर उनका तो रिश्ता खराब ही हो जाएगा ना पूरी तरह से, हो सकता है उसको डाइवोर्स दे दें। तो न्यायालय कभी नहीं चाहेगा कि पत्नी अपने पति के विरुद्ध गवाही दे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ विशेष मामले होते हैं, अगर पत्नी ने अपराध होते हुए देख लिया, अब पति ने उसको ये बात नहीं बताई, उसने खुद अपनी आंखों से किसी अपराध को होते हुए देखा है, तो वहाँ पर वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगी। तो जब ये अपराध से संबंधित हो तब यहाँ पर प्रिविलेज कम्युनिकेशन को एज ए एविडेंस एडमिसिबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(1) किससे संबंधित है? ये संबंध रखती है कि प्रिजम्पशन की जाएगी एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन रेप केसेस में, बलात्कार के मामलों में सहमति का अनुमान प्रिजम्पशन करेगी, कोर्ट करेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धारा 118 के अनुसार कौन गवाही देने के लिए सक्षम है? कॉम्पिटेंट कौन है? जो मामला समझने और गवाही देने में सक्षम हो वो सारे ही कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसी अपराध में उपयोग किए गए हथियार का न्यायालय में प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंटिंग अ वेपन यूज इन अ क्राइम इन कोर्ट कॉल्ड, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भौतिक साक्ष्य। नेक्स्ट, 38, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंस कब प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कब प्रस्तुत किया जाएगा? जब प्राइमरी एविडेंस नहीं हो, प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया हो, प्राइमरी एविडेंस को अदालत में पेश करना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी दशाओं में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, साक्ष्य का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमेशा ही न्यायालय करता है। न्यायालय अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है लेकिन पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं होता है? तो पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं होगा लेकिन स्वीकार किया जाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट,
साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 किस प्रकार के तथ्यों को प्रासंगिक यानी रिलेवेंट मानती है? वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाते हैं जो रिलेवेंट नहीं थे, जो घटना से फैक्ट से रिलेटेड नहीं थे, वो भी जाकर के धारा 11 में रिलेवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो तथ्य घटना को असंभव बनाते हैं रिलेवेंट हो जाएंगे, कि फॉर एग्जांपल घटना हुई ए और बी के बीच में, अब ये साबित हो जाता है कि घटना के वक्त घटना ए वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा। जो तथ्य घटना की संभावना बढ़ाते हैं वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे। जो तथ्य घटना को अस्वीकार करते हैं वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सी साक्ष्य गवाह के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है? तो वो कौन सी साक्ष्य होती है जो प्रत्यक्ष अनुभव पर, यानी कि उसे डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। नेक्स्ट, एक प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस का उदाहरण क्या है? किसी गवाह का घटना को देखना, आई विटनेस, ये कहलाएगा प्रत्यक्ष साक्ष्य। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाह के किस प्रकार के बयान को सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है? सर्वोत्तम साक्ष्य किसे माना गया है? प्रत्यक्ष साक्ष्य को सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है। यहाँ पर दस्तावेजी साक्ष्य ऑप्शन में नहीं है, तो आपको डायरेक्ट एविडेंस ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, जब एक गवाह न्यायालय में प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता तो वह क्या उपयोग कर सकता है? तो उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इसका फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। आत्मसाक्ष्य का अधिकार है, वो अपने खिलाफ खुद ही गवाही नहीं दे सकता, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन कब रिलेवेंट होती है? एक्सपर्ट की ओपिनियन कब रिलेवेंट होती है? जब कोई मामला होता है जिसमें ये पता चलता है कि किसी की मृत्यु जहर से हुई है, तो न्यायालय को कैसे पता होगा? न्यायालय मामले के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन मांगेगा। तो ये होगा चिकित्सा विज्ञान से संबंधित मामला हो या डीएनए परीक्षण हो। मैं आपको बता दूं, और डीएनए टेस्ट आमतौर पर कभी भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, ग्रांट नहीं करेगी, बहुत रेयर केसेस में ही करती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कथित साक्ष्य यानी कि हियरसे एविडेंस का उपयोग कब किया जा सकता है? तो विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। धारा 6 और 32 में किया जा सकता है। धारा 6 में रेस जस्टा है और धारा 32 में डाइंग डिक्लेरेशन, उसमें हियरसे एविडेंस का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, धारा 90 के अनुसार पुराने दस्तावेजों की प्रामाणिकता कब मान ली जाती है? कब मान ली जाएगी? जब ऐसे दस्तावेज 30 वर्ष पुराने हो। ठीक है, तो मान लेगा कोर्ट कि वो प्रमाणिक हैं, तो प्रिज्यूम करके चलेगा कोर्ट, 30 वर्ष पुराना दस्तावेज होना चाहिए। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के साक्ष्य को बेहतर साक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दी गई है? तो यहाँ पर फिर से प्राइमरी एविडेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट जब एविडेंस पढ़ोगे तो उसी के 2 पार्ट है, प्राइमरी एविडेंस और एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, धारा 45 किससे संबंधित है? धारा 45 एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है, तो विशेषज्ञ की राय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अभिस्वीकृति यानी कि कन्फेशन और स्वीकृति में क्या अंतर है? तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ।
स्वीकृति सिविल और आपराधिक दोनों ही मामले में होती है, लेकिन कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति हमेशा ही आपराधिक मामलों में होगी। तो अभी स्वीकृति आपराधिक मामलों में होती है, जबकि स्वीकृति दीवानी मामलों में होती है। अभी स्वीकृति अपराध की पूरी स्वीकृति होती है। फिर बोला गया है दोनों का उपयोग कोर्ट में किया जा सकता है, तो ये तो गलत है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कन्फेशन अपराध की पूरी स्वीकृति होती है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि स्वीकृति दोनों मामलों में होती है, दीवानी और आपराधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान या किसी अन्य मार्ग का परीक्षण किस प्रकार की साक्ष्य के अंतर्गत किया जाता है? अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड और एनी अदर मार्क एग्जामिनेशन फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ एविडेंस? तो इसका आंसर होगा दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृतक घोषणा यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन को मान्यता क्यों दी गई है? क्योंकि कोर्ट मानता है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी भी झूठ अपने साथ में लेकर के नहीं मरेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत्यु से पहले का बयान विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। कौन सी धारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपी के स्वीकारोक्ति सबूत देने की अनुमति देती है? तो वो कौन सी धारा है जिसमें को अक्यूज्ड किसी अपने ही अक्यूज्ड किसी अभियुक्त के विरुद्ध बयान दे सकता है? लेकिन मान लो दो व्यक्ति ए और बी अपराध करते हैं और ए ये बात कबूल कर लेता है कि मैंने अपराध किया, उसमें बी भी शामिल है और बी के खिलाफ गवाही दे देता है, तो वो गवाही वो कन्फेशन धारा 30 में एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की साक्ष्य वास्तविक साक्ष्य का उदाहरण मानी जाती है? रियल एविडेंस। इसका आंसर होगा अपराध स्थल पर जब भी भौतिक या तो हथियार कलेक्ट किया जाए, एकत्रित किया जाए, या फिर भौतिक वस्त्र पाया जाए और उसको कलेक्ट करके न्यायालय में पेश किया जाए, तो उसे कहेंगे रियल एविडेंस। नेक्स्ट 56। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी कि डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बीच में क्या अंतर होता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस संकेतों को बताता है, ये डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ये होगा। प्रत्यक्ष साक्ष्य संदेहास्पद होता है, ये तो गलत है। प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुमान पर आधारित होता है, ये भी गलत है। दोनों में कोई अंतर, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस स्थिति में एक गोपनीय संचार प्रिविलेज कम्युनिकेशन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल तब जब संचार सार्वजनिक को हो चुका हो, यानी कि जब वो सार्वजनिक हो चुका हो तब उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नहीं, सॉरी, ये भी गलत है, इसको सही से पढ़ो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस स्थिति में एक गोपनीय संचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। मैं आपको बता दूं, एक तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इसे एज ए एविडेंस एडमिसिबल नहीं किया जाता है। पहली बात तो ये है। कब किया जाएगा? विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा, जब अदालत आदेश देती है, न्यायालय एक आदेश दे दे, तभी ये किया जाएगा। तो इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बिना किसी संदेह के परे का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको क्रिमिनल केस को सॉल्व करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अन्वेषण के दौरान प्राप्त जानकारी को कब स्वीकार्य माना
जा सकता है। ठीक है, तो कब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है उसको कब एडमिसिबल होगी, केवल तभी जब पुलिस के समक्ष हो। ये भी गलत है, धारा 27 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की साक्ष्य को स्वयं साक्ष्य सेल्फ एविडेंस कहा जाता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य को कहेंगे। नेक्स्ट 61। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कब एक न्यायालय किसी तथ्य का न्यायिक ज्ञान ले सकता है, जुडिशियल नोटिस ले सकता है? जब साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता हो, जब वह तथ्य सार्वभौमिक रूप से ज्ञात हो, जब सभी गवाह अनुपस्थित हों, जब इसे न्यायाधीश उचित माने। तो इसका आंसर होगा जब वो सार्वभौमिक रूप से ज्ञात हो। सही आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिरक्षा साक्ष्य इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस का अर्थ क्या होता है? गवाह की साक्ष्य को चुनौती देना, इसे कहेंगे इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पति पत्नी के बीच हुए गोपनीय संचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धारा 122 प्रिविलेज कम्युनिकेशन को एज ए एविडेंस देने से रोकती है। नेक्स्ट रेस गेस्टाई सिद्धांत के तहत कौन सी साक्ष्य स्वीकार की जाती है? गियर से एविडेंस स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट किस धारा के तहत न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि साक्ष्य अदालत में मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं? तो मौखिक साक्ष्य के बारे में धारा 60 या फिर 59, ए या बी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से धारा 60 ये सही है। ये मैंने आपको पहले बोला ही था कि बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आएगी आपकी परिस्थितियाँ। राधिका ने अपने पड़ोसी मोहन के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसकी संपत्ति पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया। मोहन ने कहा कि राधिका का ये आरोप गलत है। इस स्थिति में राधिका को किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी? तो उसे एक तो दस्तावेजी साक्ष्य देना होगा और साथ में मौखिक साक्ष्य भी देना होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने जितने सब्जेक्ट कवर करवाए हैं सब की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट पुलिस ने एक अपराध स्थल से एक खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया जो आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस कपड़े को किस प्रकार की साक्ष्य माना जाएगा? इससे माना जाएगा डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट एक गवाह ने कहा कि उसने एक रात एक व्यक्ति को चोरी करते हुए देखा, लेकिन वह व्यक्ति यह दावा करता है कि वह वहाँ नहीं था। इस स्थिति में गवाह का बयान को किस प्रकार के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा? चुराते हुए देखा है तो आई विटनेस हो गया, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एविडेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। एक महिला ने अदालत में यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए कि उसके पति ने उसे तलाक देने के लिए एक नोटिस भेजा था, लेकिन उसके पति ने इस नोटिस को चुनौती दी। इस स्थिति में दस्तावेज की पहचान करने के लिए किस प्रकार की साक्ष्य की आवश्यकता होगी? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना होगा। उसमें देखो अगर है ऑप्शन में नहीं है तो फिर प्राइमरी एविडेंस पेश करना होगा। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70।
एक मामले में अभियोजन पक्ष ने एक चिकित्सा रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें कारित आई है। इस रिपोर्ट को किस प्रकार की साक्ष्य माना जाएगा? इसे माना जाएगा दस्तावेजी साक्ष्य। अगर यही रिपोर्ट एक्सपर्ट पेश करेगा तो उसे कहेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। एक गवाह ने अदालत में कहा कि उसने आरोपी को एक चोरी के समय देखा था लेकिन उसे आरोपी का नाम नहीं पता। ये तो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। एक अभियुक्त ने अपनी स्वीकृति दी कि उसने अपराध किया है लेकिन उसके वकील का तर्क है कि उसे यह संस्वीकृति देने के लिए मजबूर किया गया था। इस स्थिति में अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी, अस्वीकार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यह अधिनियम किस विषय पर लागू होता है? तो ये तो दोनों ही मामलों में लागू होता है, आपराधिक और सिविल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इस धारा के तहत, अभी धारा नहीं बता रखी तो सीधे आपको मैं बताता हूँ, साक्ष्य के लिए कौन सा सिद्धांत निर्धारित किया गया है? तो साक्ष्य के लिए तात्कालिकता यानी कि रिलेवेंट फैक्ट का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 75। धारा 113A में आत्महत्या के मामले में किस प्रकार की साक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है? धारा 113 डॉवरी डेथ है यानी कि दहेज मृत्यु। 7 साल पूरे नहीं हुए हैं विवाह के और पत्नी की मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक कारणों से पति के घर पे, तो वहाँ पर मृतक के पिछले पास्ट कंडक्ट को देखा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्या उस महिला के साथ में कोई प्रताड़ना या क्रूरता तो नहीं हुई थी, ये बातें देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। एक गवाह ने कहा कि उसने एक आरोपी को अपराध स्थल पर देखा लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो देखा है तो इसे कहेंगे एक उसके पास में कोई सबूत नहीं है, बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। किसी हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने एक वीडियो फुटेज प्रस्तुत किया जिसमें आरोपी को हत्या करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो फुटेज को किस प्रकार के साक्ष्य माना जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस। ये भी डायरेक्ट एविडेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। एक गवाह ने अदालत में बताया कि उसने किसी व्यक्ति को एक गाड़ी के अंदर देखा था लेकिन वह गाड़ी का नंबर नहीं जानता। देखा था तो हो गया डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट गवाहों की मुख्य परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? मुख्य परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ वो पक्षकार करेगा जो उस गवाह को बुलाता है, ठीक है। और क्रॉस एग्जामिनेशन सामने वाला प्रतिपक्ष का वकील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, तो आपको बताना है धारा 137 में दे रखा है। इसे 0 भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। गवाहों की पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या होता है? प्रति परीक्षा के दौरान उठाए गए मामलों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, मुख्य परीक्षण होता है। फिर उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर वापस री एग्जामिनेशन होता है। वही पक्षकार करेगा जो गवाह को बुलाता है। नेक्स्ट धारा 138 के अनुसार गवाहों की जांच किस क्रम में होती है? परीक्षा किस क्रम में होगी? सबसे पहले होगा
मुख्य परीक्षण, उसके बाद प्रति परीक्षण, उसके बाद पुनः परीक्षण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 83, यदि गवाह के बयान की सत्यता पर संदेह हो तो किस धारा के तहत गवाह को प्रतिकूल घोषित किया जा सकता है? तो आपको धारा ध्यान में रखनी है 154। 154 CRPC जब याद रखोगे तो FIR होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो वहाँ पर 154, यहाँ पर 154। कब? जब गवाह के बयान की सत्यता पर संदेह हो तो किस धारा के तहत गवाह की प्रतिकूल उसे घोषित किया जा सकता है? तो धारा 154, ऑप्शन बी से आंसर होगा। नेक्स्ट, गवाहों से प्रश्न पूछने का अधिकार न्यायालय को किस धारा में है? तो न्यायालय को धारा 165 में है। सेक्शन 165 में न्यायालय चाहे तो गवाहों से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, केस आर बनाम फोस्टर किस धारा से संबंधित है? ये बहुत फेमस केस है। आर वर्सेस फोस्टर का केस बहुत फेमस है और ये जुड़ा है रेस गेस्टा से। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक व्यक्ति किसी गाड़ी को तेज़ रफ्तार से स्पीड से जाते हुए देखता है सिर्फ, फिर वो गाड़ी आगे जा कर के किसी को टक्कर मार देती है, एक्सीडेंट कर देती है। फिर वो व्यक्ति उस घायल के पास में जाता है, वो घायल ये बताता है कि मुझे उस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। तो अब उसकी बात तो सुनी बात हो गई, सुनी सुनाई बात हो गई, हियर से एविडेंस हो गया। अब ये कोर्ट में पेश एडमिसिबल नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने उस गाड़ी को जाते हुए देखा था, तो ये हो गया उस घटना का पार्ट। तो जब एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा तो हियर से एविडेंस भी कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए धारा 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, रेटन बनाम क्वीन किस धारा से संबंधित है? तो मैंने आपको एक महिला वाला केस बताया था, उसके पति उसके मारने वाला होता है, वो फ़ोन ऑपरेटर को कॉल करती है और ये बताती है कि मुझे मेरा पति मारने वाला है, और अपना एड्रेस दे देती है और कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। इतने में फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ोन ऑपरेटर पुलिस अधिकारी को फ़ोन करती है, पुलिस घटना स्थल पर आती है, महिला मृत पाई जाती है और उसके पति से जब पूछताछ की जाती है तो उसका पति कहता है कि बंदूक जो है वो अपने आप से चल गई थी। पुलिस कहती है कि अगर अब बंदूक अपने आप से चल गई थी तो फिर उस महिला को आधे घंटे पहले कैसे पता चल गया कि बंदूक अपने आप में चलने वाली है? ये केस था रेटन वर्सेस क्वीन का, जो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, आर वर्सेज रिचर्डसन का केस, जो मैंने आपको बता दिया है, ये धारा 7 से संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, आर वर्सेज बेडिंगफील्ड किस धारा से संबंधित है? आर वर्सेज बेडिंगफील्ड के केस में क्या हुआ था कि जब एक पति अपनी पत्नी का गला काट रहा था, गले पर कट लगा रहा था, तब उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, 20 या 25 मिनट बाद जब वो बाहर आई, तब उसने अपनी आंटी से बताया कि देखो आंटी, बेडिंगफील्ड ने मेरा गला इस तरह से काटा है और इस तरह से घाव दिया है। तो अब ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर जब वो बेडिंगफील्ड उसका गला काट रहा था उस समय जो वो चिल्ला रही थी, उस समय उसकी जो बातें, बेडिंगफील्ड क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी क्या बोल रही है, वो एक ही पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाता। लेकिन अगर अच्छा खासा गैप हो गया है, स्टोरी क्रिएट की जा सकती है, तो फिर वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा। तो आर वर्सेज बेडिंगफील्ड धारा 6 इसमें लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला का केस, ये भी बहुत फेमस केस है। ये धारा 32 से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, एक महिला का गर्दन इस तरह से काटी गई थी कि वो महिला कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उसने सिर्फ इशारे से बताया था कि अभियुक्त कौन है। तो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला। यहाँ पर गलत टाइप हो गया इंग्लिश में, यहाँ पर क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला, ठीक है, ये फेमस केस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, राम बिहारी यादव वर्सेज बिहार राज्य केस धारा 32 यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, सर्वोत्तम साक्ष्य
कौन से साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य बेस्ट एविडेंस माना जाता है? दस्तावेजी साक्ष्य को हमेशा ही बेस्ट एविडेंस मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, किस धारा के तहत न्यायालय किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुमति दे सकता है? तो साक्ष्य को अनुमति देगा धारा 136 में। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल जब आते हैं तो आपको बेरेक देख के सॉल्व करना है। आप एग्जाम में बेरेक लेकर के जा सकते हो, आपको बेरेक देखना है। और इसमें मैं आपको बढ़िया ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप एक बार सभी सेक्शंस को बेरेक में देख लो। सबसे पहले आप बेरेक खोलो, बेरेक को ओपन करके सेक्शन 136 को पढ़ो। अगर उसमें आंसर लिखा है तो वो आपका सही हो जाएगा। नहीं मिल रहा है फिर धारा 137 पर जाओ, वहाँ देखो, वहाँ भी आंसर नहीं मिल रहा है, धारा 138 पर जाओ। ऐसे 4 ही तो ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? 2 या 3 मिनट, लेकिन आपका सवाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, न्यायालय अनुमानों की शक्ति किस धारा में निहित है? यानी कि प्रिजम्पशन 114 हो सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक साक्ष्य का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? प्राइमरी एविडेंस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट धारा 101 किससे संबंधित है? धारा 101 सबूत के भार पर, बर्डन ऑफ प्रूफ पर बात करती है। और ये किस पर होता है? ये हमेशा ही अभियोजन पक्ष पर होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? धारा 65A और बी पर, बी में इसके बारे में प्रावधान दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट मूल साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम की धारा में दे रखी है। आपको सेक्शन बताने है, सेक्शन 62। ऐसे सवालों को आपको बेरेक देख के ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्या न्यायालय को अनुमानों पर यानी कि प्रिजम्पशन 2 प्रकार की कर सकता है? मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। प्रिजम्पशन 2 प्रकार की होती, एक होती फैक्ट की, एक होगी लॉ की। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये रिबेटेबल होती है, ये रिबेटेबल नहीं होती है। यहाँ पर कोर्ट मानेगा ही मानेगा। अगर 7 साल से कम का बच्चा कोई अपराध करता है तो कोर्ट मान के चलेगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। यहाँ पर सेल प्रिज्यूम होगा, यहाँ पर सेल प्रिज्यूम होगा, ठीक है। और फैक्ट में मे प्रिज्यूम होता है। तो निर्णय लेने की अनुमति ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, साक्ष्य अधिनियम में गवाहों की शपथ ओथ ऑफ विटनेसेस का प्रावधान किस धारा में है? तो आपको बताना है ओथ ऑफ विटनेसेस का प्रावधान धारा 10 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 क्या बताती है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 बताती है न्यायालय द्वारा साक्ष्य का निरीक्षण करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आपके एविडेंस एक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करवाए हैं। मैंने सभी के बारे में आपको सभी क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है। अच्छे से मैंने आपको ये सॉल्व करवाए हैं। आपको बस सवाल अच्छे से कवर करने हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले जितनी सब्जेक्ट मैंने कवर करवाई है मैंने सभी की प्रोवाइड करवा रखी है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी बात कि मैंने 1000 क्वेश्चंस की ई बुक तैयार की थी और वो ई बुक मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेज में प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपको इस तरह की पीडीएफ जो ये मैंने तैयार की है आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।
नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट। धन्यवाद।